Okay, so good morning everyone. Good morning. In this session, we are going to start with chapter 9 as per your ICSI module. है ना? आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं मर्जर अमालगमेशन कंपटीशन एक्ट एस्पेक्ट. कंपटीशन एक्ट एस्पेक्ट. ठीक है. अब जो सीक्वेंस में मैं तुमको पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ या जो सीक्वेंस में मैंने पढ़ा है, मैंने आप लोगों को बोला कि सबसे पहले आपको करना था मर्जर एंड अमालगमेशन एज पर कंपनीज एक्ट 2013. तो वहां पे आप लोगों ने देखा मर्जर एंड अमालगमेशन से रिलेटेड प्रोविजंस एज गिवन अंडर द कंपनीज एक्ट. ठीक है, एज गिवन अंडर द कंपनीज एक्ट. सेक्शन नंबर 230 से लेकर के सेक्शन नंबर 240 तक हम लोगों ने डिस्कस किया अंडर कंपनीज एक्ट 2013. एंड उन सभी सेक्शंस में हम लोगों ने चेक किया था कि भाई एक अथॉरिटी जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, दैट इज एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल. हम लोगों ने देखा था in most of the cases without NCLT approval scheme of merger or amalgamation without NCLT approval scheme of merger or amalgamation could not be carried out. ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था. ठीक है सर जी. अब इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग देखने वाले, इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम लोग देखने वाले सीसीआई क्या रोल प्ले करेगा. ठीक है, सीसीआई का रोल क्या होता है, व्हाट रोल सीसीआई विल प्ले at the time of merger or amalgamation of two or more companies. ठीक है. अब यहाँ पे तीन चीजें मैं कवर कर रहा हूँ बेसिकली. ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस चैप्टर मैं तीन वर्ड यूज करूंगा. पहला हो गया मर्जर, दूसरा हो गया अमालगमेशन, एंड थर्ड वन इज एक्विजिशन ऑफ बिजनेस. एक्विजिशन ऑफ बिजनेस. ठीक है. अब सुनना, थोड़ा सा बैकग्राउंड अपन प्रिपेयर कर लेते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर का, फिर हम लोग मॉड्यूल से डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो भाई सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, कंपटीशन का क्या मतलब होता है. व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कंपटीशन. सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कंपटीशन. आप लोग ऑलरेडी एग्जीक्यूटिव में पढ़ के आए हो ना अंडर ईबीसीएल. कंपटीशन का मतलब, कंपटीशन के लिए बोला गया दैट इट इज अ मार्केट फेनोमेनन. क्या बोला गया, कंपटीशन इज अ market phenomenon in which every seller strives for in which every seller strives for buyers patronage. कंपटीशन के लिए बोला गया दैट कंपटीशन इज अ मार्केट फेनोमेनन. ठीक है, कंपटीशन इज अ मार्केट फेनोमेनन इन विच एवरी सेलर, or I can say it is a market situation in which every seller is making an effort, to attract more and more buyers towards them. It is a market phenomenon in which every seller is striving for market phenomenon. अगर मार्केट में कंपटीशन होगा, ठीक है, अगर मार्केट में कंपटीशन होगा तो जो अल्टीमेट बेनिफिशियरीज है ना, जो अल्टीमेट बेनिफिशियरीज रहेंगे वो कौन रहेंगे भाई. तो वो रहेंगे मेरे और आपके जैसे लोग, कस्टमर्स, और आई कैन से कंज्यूमर्स. एंड in case if there is lack of competition, in case if there is lack of competition in the market, तो अगर मार्केट में क्या है, लैक ऑफ कंपटीशन, तो अल्टीमेटली हु इज गोइंग टू सफर, हु इज गोइंग टू सफर. यहाँ पे बोला कस्टमर्स और कंज्यूमर्स, कस्टमर्स और कंज्यूमर्स, है ना. तो देखना यहाँ पे तो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट the interest of
consumers or customers in the market in order to protect the interest of consumers or customers in the market. Level of competition in the market is required to be promoted and regulated. ठीक है, level of competition in the market is required to be promoted and regulated. And to achieve this particular objective, and to achieve this particular objective, an authority, ठीक है, called CCI, ठीक है, an authority called CCI, Competition Commission of India, is constituted, ठीक है, under the Competition Act 2002, ठीक है, in order to promote the level of competition in the relevant market of India, an authority in the name of CCI has been constituted, ठीक है. CCI stands for Competition Commission of India, है ना. CCI stands for Competition Commission of India. तो भाई CCI कॉन्स्टिट्यूट करने का दो मेन ऑब्जेक्टिव था. पहला है टू प्रमोट एंड डेवलप द लेवल ऑफ competition in the relevant market of India. ये पहला ऑब्जेक्टिव है. दूसरा ऑब्जेक्टिव है टू प्रिवेंट एंटी जो भी चीजें मैं नोट करवाऊँ ना, प्लीज नोट करना एक बार. एंटी कॉम्पिटिटिव agreements, to prevent anti-competitive agreements which are having appreciable, to prevent anti-competitive agreements having appreciable adverse effect. ऐसे कंपटीशन को, ऐसे एग्रीमेंट्स को रोकना, ठीक है, ऐसे एग्रीमेंट्स को रोकना विच आर हैविंग एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन द लेवल ऑफ कंपटीशन, इन द मार्केट ऑफ इंडिया, ठीक है. इन ऑर्डर टू अचीव दीज टू फोल्ड ऑब्जेक्टिव्स CCI हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड, ठीक है. एंड CCI का एपेलेट अथॉरिटी भी कॉन्स्टिट्यूट किया गया है इन द नेम ऑफ NCLAT. पहले कैट हुआ करता था, कॉम्पिटिशन एपेलेट ट्रिब्यूनल, लेकिन अब कैट के जो पावर्स है वो किसको ट्रांसफर कर दिए गए, NCLAT को, नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है, नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है सर. अच्छा, अब एक चीज ध्यान रखना सर, ये सब चीजें क्यों बता रहे हो अपन को. तो मान लो कि यार दो कंपनीज A लिमिटेड एंड B लिमिटेड, सोच के देखना, दो कंपनी A लिमिटेड एंड B लिमिटेड, ये दोनों ना मार्केट लीडर्स हैं किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में. मान लो कि इस कंपनी का रैंक 1 है उस मार्केट में और इस कंपनी का रैंक 2 है, ठीक है. ये कंपनी टॉप कर रही है मार्केट और ये कंपनी इसके नीचे सेकंड नंबर पे, इसका नंबर है. दोनों ने क्या किया, मार्केट से कंपटीशन एलिमिनेट करने के लिए मर्जर कर लिया, ठीक है. दोनों ने क्या किया, मार्केट से कंपटीशन एलिमिनेट करने के लिए मर्जर कर लिया और मर्ज करके बना लिया AB लिमिटेड. अब ये दोनों जॉइंट बन गए, ये दोनों ने बिजनेस को मर्ज करके क्या कर लिया, एक नया एंटिटी क्रिएट किया, और जो नया एंटिटी है ना वो जॉइंट एंटिटी क्रिएट हो गया. जॉइंट एंटिटी मतलब
कि भाई इन्होंने ऐसा पोजीशन एक्वायर कर लिया मार्केट में कि कोई इनके सामने टिक ही नहीं पाएगा। ठीक है, इन्होंने ऐसा सिचुएशन, ऐसा पोजीशन क्रिएट कर लिया मार्केट में कि कोई इनके सामने टिक ही नहीं पाएगा, इन्होंने मोनोपोली क्रिएट कर लिया। तो नाउ एज अ रिजल्ट ऑफ दिस मोनोपोली, ठीक है, रिजल्ट ऑफ दिस मोनोपोली, जो उस इंडस्ट्री के दूसरे प्लेयर्स होंगे, ठीक है, जो उस इंडस्ट्री के दूसरे प्लेयर्स होंगे, it may become very difficult for them to continue with their business in the market। ठीक है, to continue with their business in the market। अब दूसरे प्लेयर्स के लिए मार्केट में काम करना मुश्किल हो रहा है, दूसरे प्लेयर्स के लिए मार्केट में काम करना मुश्किल हो रहा है, तो फिर क्या होगा भाई, अल्टीमेटली इन लोगों का एग्जिट हो जाएगा। अब अगर इन लोगों का एग्जिट हो गया, दूसरे प्लेयर्स का अगर एग्जिट हो गया, ठीक है, एबी लिमिटेड का मोनोपोली हो गया। अब मोनोपोली हो गया इसका मतलब क्या, नाउ दे कैन चार्ज any amount of prices for their goods or services and customers have to pay या consumers have to pay। तो पॉसिबिलिटी है कि ये लोग ज्यादा प्राइस चार्ज करें एंड पुअर क्वालिटी का गुड्स दे या पुअर क्वालिटी का सर्विसेज दे, कस्टमर के पास कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं, क्योंकि इनका कोई कॉम्पिटिटर अब मार्केट में बचा नहीं ना, क्योंकि भाई इनका कोई कॉम्पिटिटर मार्केट में बचा नहीं, तो अब इनका कोई कॉम्पिटिटर मार्केट में बचा नहीं, कस्टमर के पास कोई और ऑप्शन है नहीं, कस्टमर को झक मार करके इन्हीं से प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, इन्हीं से सर्विसेज लेना पड़ेगा। सबसे बढ़िया एग्जांपल मैं तुमको देता हूं इंटेल कंपनी का। ठीक है, इंटेल कंपनी के लिए मैं बोल सकता हूं भाई ग्लोबल लेवल पे वो कंपनी का मोनोपोली है, माइक्रो प्रोसेसिंग चिप्स बनाता है। ठीक है, उसके कोई इतने स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर्स है ही नहीं मार्केट के अंदर। तो अगर कल को उस कंपनी ने क्या किया, अपने माइक्रो प्रोसेसिंग चिप्स के प्राइसेस बढ़ा दिए, मतलब नॉर्मल तरीके से भी बढ़ा दिए, तो भाई लोगों को खरीदना ही पड़ेगा, क्योंकि उसका कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है मार्केट के अंदर, उसका कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है मार्केट के अंदर। तो अगर मोनोपोली क्रिएट होता है किसी भी बिजनेस सेगमेंट में, किसी भी इंडस्ट्री में, तो अल्टीमेटली जो लॉस बेयर करना पड़ेगा वो किसको बेयर करना पड़ेगा, कंज्यूमर्स को बेयर करना पड़ेगा। और जब भी कंज्यूमर्स को लॉस बेयर करना पड़ता है ना, या ऐसा कोई भी ट्रांजेक्शन, ऐसा कोई भी एग्रीमेंट, ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिसकी वजह से भाई कंज्यूमर को नुकसान हो रहा है, अगर कंज्यूमर को नुकसान होता है ना, तो सीसीआई का दिल रोता है। कंज्यूमर्स को नुकसान होता है तो सीसीआई का दिल रोता है, और जब सीसीआई का दिल रोता है तो सीसीआई क्या करता है, वैसे एग्रीमेंट्स को या वैसे ट्रांजेक्शन्स को रेगुलेट करता है। सीसीआई क्या करता है, वैसे एग्रीमेंट्स या वैसे ट्रांजेक्शन्स को रेगुलेट करता है। बस समझ में आ रही है? एक बड़े एग्जाम्पल मैं देता हूँ स्टूडेंट्स को हमेशा यहाँ पे। मान लो अपने इंडिया में दो टेलीकम्युनिकेशन कंपनी जो सबसे बड़ी है, एयरटेल एंड रिलायंस जियो। अभी अगर अपन वॉल्यूम वाइज बात करें तो ये दो सबसे बड़ी कंपनीज है टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में। इन दोनों का मर्जर हो गया, मान लो कि दोनों कंपनीज ने बिजनेस मर्ज कर लिया, तो भाई अगर इन दोनों कंपनीज का अगर मर्जर हो गया, व्हाट विल हैपन, दे विल डेफिनेटली क्रिएट मोनोपोली। ठीक है, डेफिनेटली दे आर गोइंग टू क्रिएट दी मोनोपोली इन द मार्केट। और अगर मार्केट में मोनोपोली हुआ, ठीक है, ये लोग क्या कर सकते हैं, कितना भी ज्यादा प्राइस चार्ज कर सकते हैं कॉलिंग सर्विसेज के लिए, डेटा सर्विसेज के लिए, कितना भी महंगा कर सकते हैं, डेटा पे क्लास लेना भी मुश्किल हो जाएगा हमारा। बात समझ में आ रही क्या? अगर इनका मर्जर हुआ, दे विल क्रिएट मोनोपोली, और अगर मोनोपोली क्रिएट हुआ तो अल्टीमेटली लॉस किसको होगा, तो भाई लॉस कस्टमर्स को होगा, लॉस कंज्यूमर्स को होगा। तो ऐसे मर्जर एंड अमालगमेशन को, या एक्विजिशन ऑफ बिजनेस को, ऐसे ट्रांजैक्शंस को रेगुलेट करने के लिए ही तो सीसीआई बनाया गया है। ऐसे ट्रांजैक्शंस को रेगुलेट करने के लिए ही तो सीसीआई कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। ठीक है सर। सर मेरे घर के पास दो छोटी कंपनीज हैं, ए प्राइवेट लिमिटेड और एक और कंपनी है बी प्राइवेट लिमिटेड। ए प्राइवेट लिमिटेड एंड बी प्राइवेट लिमिटेड, ये दोनों कंपनीज ना आपस में मर्जर कर रही है। ए प्राइवेट लिमिटेड का टर्नओवर है सर 1 करोड़ रुपए का, बी प्राइवेट लिमिटेड का जो टर्नओवर है वो है 50 लाख रुपए का। सर ये दोनों ना मर्जर कर रही है, ये दोनों मर्ज हो रही है, बिजनेस को मर्ज कर रही है। क्या सीसीआई यहाँ पे आएगा, क्या सीसीआई का यहाँ पे कोई रोल आएगा? आंसर इज नो। अरे करने दो मर्जर, छोटे कंपनीज हैं, क्या मोनोपोली बनाएंगे? मतलब 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 ये कि छोटे मैटर्स में सीसीआई का
कोई भी रोल नहीं है, ठीक है। छोटे मैटर्स में सीसीआई का कोई भी रोल नहीं है। अगर छोटे कंपनीज का मर्जर हो रहा है या अमालगमेशन हो रहा है, सीसीआई विल नॉट इंटरप्ट, ठीक है, सीसीआई विल नॉट इंटरप्ट। लेकिन बड़े कंपनीज का, ठीक है, लार्जर कंपनीज या ऐसी कंपनीज जो जाइंट कंपनीज हैं अपने इंडस्ट्री में, उनका मर्जर हो रहा है, अमालगमेशन हो रहा है, तो सीसीआई को इंटरप्ट करना पड़ेगा, बिकॉज देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट मोनोपोली इज बिंग क्रिएटेड, बिकॉज देर इज अ पॉसिबिलिटी कि उससे क्या हो, मोनोपोली क्रिएट हो, और जहां पे मोनोपोली क्रिएट होगा वहां पे कंज्यूमर्स का इंटरेस्ट एडवर्सली अफेक्ट हो सकता है, और अगर कंज्यूमर्स का इंटरेस्ट एडवर्सली अफेक्ट होगा तो सीसीआई को आना पड़ेगा इन ऑर्डर टू रेगुलेट सच मर्जर और अमलगमेशन और एक्विजिशन ऑफ बिजनेस। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो अभी रिसेंट में तुमको अगर ध्यान हो तो भाई रिसेंट में मर्जर हुआ था किसका, वोडाफोन एंड आइडिया, ठीक है सर। तो भाई छोटे मोटे मैटर्स में ना सीसीआई हाथ नहीं डालेगा। सीसीआई का रोल कब, जब मर्जर हो रहा है, ध्यान देना, सीसीआई का रोल कब आएगा, इन केस ऑफ एनी, इन केस ऑफ एनी मर्जर, अमालगमेशन और एक्विजिशन ऑफ बिजनेस टेकिंग प्लेस बिटवीन टू और मोर बिगर एंटरप्राइजेस इन सच अ मैनर, इन सच अ मैनर कि उनका वॉल्यूम ऑफ ऑपरेशन इतना बड़ा हो जाए कि दूसरे प्लेयर्स के लिए मार्केट में कॉम्पीट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाए। Thus, we can say that such particular transaction relating to merger, amalgamation, or acquisition of business is adversely affecting the interest of consumers. हाँ, फिर अभी थोड़ी देर पहले मैं तुमको बताना था कि अभी रिसेंटली वोडाफोन एंड आइडिया का मर्जर हुआ था। तो भाई वोडाफोन भी बड़ी कंपनी थी, आइडिया भी बड़ी कंपनी थी, तो क्या उन दोनों कंपनीज को मर्जर में इंटर करने के लिए, मर्जर ट्रांजेक्शन्स कैरी आउट करने के लिए क्या सीसीआई का अप्रूवल लेना पड़ा होगा? क्या उन दोनों कंपनीज को सीसीआई का अप्रूवल लेना पड़ा होगा? आंसर इज यस। तो अलोंग विद द एनसीएलटी अप्रूवल दे हैव टेकन सीसीआई अप्रूवल आल्सो, ठीक है, दे हैव टेकन द सीसीआई अप्रूवल आल्सो। तो अलोंग विद द अप्रूवल ऑफ अलोंग विद द अप्रूवल ऑफ एनसीएलटी उन्होंने सीसीआई का भी अप्रूवल लिया होगा इन ऑर्डर टू कैरी आउट दैट पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन ऑफ मर्जर ऑफ वोडाफोन एंड आइडिया, ठीक है। रिजल्टिंग कंपनी क्या बना था वहाँ पे, रिजल्टिंग कंपनी बना था सर वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, ठीक है, रिजल्टिंग कंपनी बना था वहाँ पे वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किन्हीं भी दो या दो से अधिक कंपनीज का मर्जर हो रहा है या अमालगमेशन हो रहा है या एक्विजिशन ऑफ बिजनेस हो रहा है, ठीक है, whether it is a case of merger, amalgamation or acquisition of business, and their combined assets का मतलब जो रिजल्टेंट कंपनी है, ठीक है, रिजल्टेंट कंपनी जो है आफ्टर मर्जर, आफ्टर अमालगमेशन और आफ्टर एक्विजिशन ऑफ एसेट्स, their combined assets exceeds a particular threshold limit, their combined or their combined turnover exceeds a particular threshold limit, तो अपन बोल सकते हैं कि उस केस में क्या बन रहा है, कॉम्बिनेशन इज फॉर्म। अब वो थ्रेशोल्ड लिमिट कितना है, कैसे काउंट करते हैं अपन, कैसे कंसिडर किया जाता है, वो सब मैं डिस्कस करूंगा। अभी के लिए बस इतना समझो कि दो कंपनीज का मर्जर, अमालगमेशन या एक्विजिशन ऑफ बिजनेस, दो या दो से ज़्यादा कंपनीज भी इन्वॉल्व हो सकती है इन सच अ मैनर सो दैट देयर कंबाइंड एसेट्स और कंबाइंड टर्नओवर exceeds beyond a particular threshold limit। तो in that case we can say कि कॉम्बिनेशन फॉर्म हो रहा है, और जब कॉम्बिनेशन फॉर्म हो रहा है, ठीक है, अगर कॉम्बिनेशन फॉर्म हो रहा है तो उस केस में दोनों पार्टिसिपेटिंग एंटिटीज या जितने भी पार्टिसिपेटिंग एंटिटीज है, सभी पार्टिसिपेटिंग एंटिटीज के ऊपर एक ऑब्लिगेशन डाला गया है दैट दे आर रिक्वायर्ड टू गिव नोटिस, इज रिक्वायर्ड टू, नोटिस 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 इज रिक्
notice is required to be given to the CCI and notice दिया आपने CCI को, CCI will approve such transaction. ठीक है, CCI if will नहीं होगा, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा स्टेटमेंट चेंज करता हूँ, लिखता हूँ if CCI approves such transaction then only such arrangements in the form of merger, amalgamation or acquisition of business may be undertaken. बोला अगर CCI ने अप्रूव किया ऐसे ट्रांजेक्शन्स को, CCI ने अप्रूव किया ऐसे ट्रांजेक्शन्स को, तो ही इन ट्रांजेक्शन्स को कैरी आउट किया जा सकेगा. ठीक है, तो नोटिस इज टू बी गिवन टू दी CCI, CCI को आपको नोटिस देना है और CCI से अप्रूवल लेना है. सर ऐसा हो गया कि NCLT अप्रूवल मिल गया लेकिन CCI ने अप्रूवल नहीं दिया. ठीक है, NCLT से अप्रूवल मिल गया लेकिन CCI ने अप्रूवल नहीं दिया. मैं एक बात बताऊं तुमको, ऐसा कभी होगा ही नहीं प्रैक्टिकली. ठीक है, ऐसा कभी नहीं होगा. NCLT जब अप्रूवल देगा ना तो CCI के अप्रूवल को कंसिडर करता है वो. ठीक है, NCLT अपन को अगर याद हो सेक्शन नंबर 230 में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब सेकंड मोशन एप्लीकेशन फाइल किया गया NCLT को फॉर गेटिंग द सैंक्शनिंग ऑर्डर फ्रॉम NCLT फॉर कैरिंग आउट द स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट, तो वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था इफ डीम्स फिट. तो ये जो इफ डीम्स फिट वाला जो मैटर था वहाँ पे मैंने बोला था बहुत सारी चीज़ें कंसिडर होती है. NCLT चेक करता है कि whether the proposed scheme is in contravention with the provisions of any other act, and if yes तो NCLT वहाँ पे स्कीम अप्रूव नहीं करता है. तो बच्चे मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर NCLT ने अप्रूव कर दिया, CCI ने अप्रूव नहीं किया. प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होगा. ठीक है, प्रैक्टिकली नहीं होगा. हाइपोथेटिकली अगर NCLT ने अप्रूव कर दिया ना, स्कीम विल बी इम्प्लीमेंटेड, दैट्स इट. Practically it won't happen. Is it clear? चल सर CCI ने अप्रूव कर दिया, NCLT अप्रूवल नहीं दे रहा है, इट वोंट हैपन. ठीक है, जो अल्टीमेट जो पावर्स है ना मर्जर अमालगमेशन के अप्रूवल का वो किसके पास, NCLT के पास. लेकिन वाइल अप्रूविंग द स्कीम NCLT जो है दूसरे रेगुलेटरी अथॉरिटी से भी कोऑर्डिनेट करता है. ठीक है, दूसरे रेगुलेटरी अथॉरिटी से भी कोऑर्डिनेट करता है व्हाइल अप्रूविंग एनी स्कीम रिलेटिंग टू मर्जर अमलगमेशन और एक्विजिशन. इज इट क्लियर? एक और चीज तुम लोग पढ़ के आए हो एग्जीक्यूटिव में, नॉर्मली किसी भी एक्ट के अंदर कोई भी अथॉरिटी जब कॉन्स्टिट्यूट की जाती है तो उस अथॉरिटी का जुरिस्डिक्शन होता है ओनली टिल द टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ इंडिया. बट एज फार एज CCI इज कंसर्न, CCI may even regulate such scheme of merger, amalgamation or acquisition of business which are taking place outside India but having an adverse impact in the relevant market of India. मतलब वो जो merger है amalgamation आउटसाइड इंडिया हो रहा है लेकिन उसका impact अगर इंडिया में पड़ रहा है तो ऐसे merger amalgamation को भी क्या कर सकता है, ऐसे स्कीम ऑफ मर्जर और अमालगमेशन या एक्विजिशन ऑफ बिजनेस को क्या कर सकता है, CCI रेगुलेट कर सकता है, CCI कंट्रोल कर सकता है. तो इस पूरे यूनिट के अंदर दो सेक्शन बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो जाएंगे. पहला होता है भाई सेक्शन नंबर 5 और दूसरा है सेक्शन नंबर 6. ठीक है, सेक्शन नंबर 5, सेक्शन नंबर 6 और एक और मैं तुमको बता देता हूँ सेक्शन नंबर 32 प्लस अभी जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन इशू किए गए वो भी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन इशू किया गया है सेक्शन 5 के रिस्पेक्ट में मैं डिस्कस करूंगा. 2017 में जो नोटिफिकेशन आया था, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है आपको एग्जामिनेशन पर्पस के लिए. ठीक है, तो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर दो मेन डिस्कशन अपन करने वाले हैं कि कॉम्बिनेशन कब फॉर्म होगा और अगर कॉम्बिनेशन फॉर्म हुआ तो भाई CCI से अप्रूवल कैसे लिया जाएगा, प्रोसेस ऑफ
taking the approval from CCI in case if combination is formed. Is it clear? चलिए देखोगे आप, अब आ जाओगे मॉड्यूल के ऊपर, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स पे। एक बार क्या बोला, कंपटीशन लॉ बीइंग एन इकोनॉमिक लेजिस्लेशन regulates merger called combination. It deals with the threshold limit. ठीक है, कंपटीशन एक्ट डिफाइन करता है, कंपटीशन लॉ डिफाइन करता है थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर फॉर्मिंग द कॉम्बिनेशन। थ्रेशोल्ड लिमिट डोमेस्टिक एंड क्रॉस बॉर्डर। डोमेस्टिक मतलब दोनों जो ए पार्टिसिपेटिंग एंटिटीज है दे बोथ आर लोकेटेड विद इन इंडिया। क्रॉस बॉर्डर में क्या हो सकता है, वन ऑफ द पार्टिसिपेटिंग एंटिटी इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया और एक इंडिया में। Notice to Competition Commission of India, etc. In Merger and Acquisition Companies Act tries to protect the interest of secured creditors, and SEBI Act tries to protect the interest of investors. जबकि Competition Act में an effort is being made to protect the interest of customers या consumers. ये सब मैंने बता दिया था। आगे आ जाओगे सीधे हाँ प्रीएम्बल पे आ जाओगे। कंपटीशन एक्ट का प्रीएम्बल तुमको दिया हुआ है। प्रीएम्बल का मतलब क्या होता है, प्रीएम्बल इज बेसिकली अ स्टेटमेंट व्हिच डिफाइंस द ऑब्जेक्टिव, ठीक है, व्हिच डिफाइंस द पर्पस ऑफ लॉ। तो क्या बोला प्रीएम्बल, एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर कीपिंग इन व्यू ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कमीशन। तो दिस एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कमीशन इन द नेम ऑफ सीसीआई टू प्रिवेंट प्रैक्टिसेस हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन, as well as to promote and sustain competition in the market, to protect the interest of consumers, and to ensure freedom of trade carried on by other participants in the market in India and for the matters connected therewith or incidental thereto. The Supreme Court in Competition Commission of India versus Steel Authority of India Limited and another explained the objective of the act. तो objective of the act मैंने आपको पहले से बता दिया था भाई, दो objectives है mainly। क्या, to promote and develop the level of competition in the relevant market of India, and दूसरा है आपको to prevent anti-competitive practices या to prevent anti-competitive agreements having appreciable adverse effect in the relevant market of India। ठीक है, आ जाओगे। Key provisions of the act are contained in section 3, section 4, section 5 and section 6। ठीक है, through these sections, the Act declares anti-competitive agreements as void, prohibits abuse of dominant position, and regulates large combinations. Regulation large combination मतलब बड़े एंटिटीज के मर्जर और अमालगमेशन को ही रेगुलेट किया जाएगा। ठीक है, चुटकू मुटकू कंपनी मर्ज होना चाह रहे, अमालगमेट होना चाह रहे, दे कैन डू सो विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ NCLT। ठीक है, दे वोंट बी नीडिंग द अप्रूवल ऑफ CCI। तो अगर मान लो कि तुमसे इन जनरल कोई क्वेश्चन पूछता है, तुमसे इन जनरल क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ दो कंपनीज मर्जर करना चाह रही है, कौन कौन से अथॉरिटी का अप्रूवल चाहिए, दो कंपनीज मर्जर करना चाह रही है, कौन कौन से अथॉरिटीज का अप्रूवल चाहिए। तो ऑफ कोर्स सबसे पहले क्या आएगा भाई, सबसे पहले आएगा NCLT। दूसरा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो सकता है। तीसरा अगर कंपनी लिस्टेड है तो सेबी हो सकता है। चौथा अगर कंपनी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ कैरी आउट कर रहे हैं, बैंकिंग सर्विसेज में इन्वॉल्व है तो RBI हो सकता है। अगर कंपनी टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में है तो ट्राई हो सकता है। अगर इंश्योरेंस कंपनी है तो IRDA हो सकता है। ठीक है, कोई दो बड़ी कंपनीज मर्जर एंड अमालगमेशन हो रहा है तो एक और अथॉरिटी जुड़ जाएगा, कौन, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। एक चीज ध्यान रखना, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया will generally not be regulating the cases of merger and amalgamation until and unless such merger amalgamation or I can say acquisition of assets is forming combination। एंड कौन से केसेस में कॉम्बिनेशन फॉर्म होगा नहीं होगा इज टोटली डिपेंडेंट, है ना, इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द टोटल एसेट साइज एंड टोटल टर्नओवर साइज ऑफ द कंबाइंड एंटिटी। कंबाइंड एंटिटी का मतलब है यहाँ पे कंबाइंड एंटिटी का मतलब है वो एंटिटी जो मर्जर या अमालगमेशन के बाद क्रिएट हो रही है। ठीक है, अगर कंबाइंड एंटिटी या रिजल्टेंट एंटिटी का टोटल एसेट्स या टोटल लाइबिलिटी एक थ्रेशोल्ड लिमिट को एक्सीड कर रहा है तभी CCI विल इंटरप्ट, अदरवाइज CCI
विल नॉट इंटरप्ट। ठीक है, कंपटीशन लेवल हार्म हो रहा है तभी सीसीआई विल इंटरप्ट, अदरवाइज सीसीआई को कुछ भी नहीं पड़ी है। इज इट क्लियर? देखोगे, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, Section 7 of the Act provides for the establishment of Competition Commission of India. The commission is a statutory body established under the Act with the legislative mandate inter alia to prevent practices having adverse effect on competition, as well as to promote and sustain competition in the market, to protect the interest of consumers, and to ensure freedom of trade carried on by other participants in the market in India. To perform the above mentioned functions under the scheme of the Act, the commission is vested or is given with इंक्विजिटोरियल इन्वेस्टिगेटिव, मतलब इंक्वायरी कर सकती है, इन्वेस्टिगेट कर सकती है, रेगुलेट कर सकती है, एजुडिकेट कर सकती है, एडवाइस कर सकती है। फिर से एक बार, इंक्वायर कर सकती है। इंक्वायरी किसके बेसिस पे होता है? तो इंक्वायरी होता है ऑन द बेसिस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, इंक्वायरी हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इन्वेस्टिगेशन होता है लोगों से, रेगुलेट कर सकती है, एजुडिकेट कर सकती है, एडवाइस कर सकती है। As such, the purpose of filing information before the commission is only to set the ball rolling as per the provisions of the act. Is it clear? फिर लिखा है, this act also provided for the establishment of competition appellate tribunal, which was in operation till 25th of May 2017, and with the effect from 26th of May 2017, COMPAT has been merged with National Company Law Appellate Tribunal constituted under Companies Act 2013, and NCLAT has been designated as the appellate authority under the act. So if any person is not satisfied with the orders or with the decision given by the CCI, they may prefer an appeal. They may file an appeal before the National Company Law Appellate Tribunal. पहले क्या हुआ करता था? एपेलेट अथॉरिटी, कंपटीशन एपेलेट अथॉरिटी था पहले। अब क्या हो गया भाई? अब क्या हो गया? नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल। चलो अब आगे बढ़ेंगे। अब आ गया इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये चैप्टर का, सेक्शन नंबर 5। क्या बोला? सेक्शन नंबर 5, सेक्शन नंबर 5 डिफाइंस द कॉम्बिनेशन एज एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल। बोला कॉम्बिनेशन फॉर्म हो सकता है कैसे? आइदर थ्रू एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल और एक्विजिशन ऑफ शेयर्स or by way of voting rights or assets. Acquiring of control by a person over an enterprise when such person has already direct or indirect control over the other enterprise engaged in the production, distribution or trading of a similar or identical or substitutable goods, or provision of a similar or identical or substitutable services, or merger or amalgamation, a combination beyond the prescribed threshold जो डिफाइंड है सेक्शन नंबर 5 में, इज रेगुलेटेड अंडर दिस एक्ट। मतलब अगर मर्जर एंड अमालगमेशन की वजह से जो कंबाइंड एसेट्स है या कंबाइंड टर्नओवर है वो थ्रेशोल्ड लिमिट को अगर टच नहीं कर रहा है, तो इन दैट केस सीसीआई का इंटरप्शन नहीं होगा, सीसीआई का कोई रोल नहीं होगा, सीसीआई एक्शन में नहीं आएगा। सेक्शन 6 डिक्लेयर्स अ कॉम्बिनेशन एज वॉइड इफ इट कॉजेज और इज लाइकली टू कॉज एन एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट विद इन द रेलेवेंट मार्केट ऑफ इंडिया। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो क्या बोल रहे हैं, कॉम्बिनेशन को कैसे डिफाइन किया गया? कॉम्बिनेशन के लिए बोला गया अगर एक एंटिटी क्या कर रहा है, दूसरे एंटिटी के ऊपर कंट्रोल अक्वायर कर रहा है, ठीक है, एक्वायरिंग कंट्रोल ओवर द अदर एंटिटी, acquiring shares of the other entity, या acquiring voting rights or assets in the other entity, acquiring voting rights or assets in the other entity, or acquiring of control by a person over an enterprise when such person has already direct or indirect control over the another enterprise engaged in production, distribution or trading of a similar or identical or substitutable goods, or provision of a similar or identical or substitutable सर्विसेज और मर्जर और अमालगमेशन। 3 तरीके से हो सकता है कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल 3 तरीके से एक्वायर किया जा सकता है। पहला, either by way of acquiring shares or voting rights in अदर कंपनी, ये पहला मोड हो गया, ठीक है। दूसरा क्या बोला? बाय वे ऑफ मर्जर
or amalgamation or by way of acquisition of assets। ठीक है भाई, ये दूसरा हो गया। ठीक है, पहला हो गया एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, दूसरा हो गया मर्जर अमालगमेशन, तीसरा देखा, अच्छा तीसरा है मर्जर अमालगमेशन। देखिए तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तीसरा, ये दूसरा तीसरा हो चुका है ना, एक्वायरिंग कंट्रोल ओवर अ कंपनी in which the other company already had shares or voting rights, already had shares or voting rights। सर कोई एग्जांपल देखना भी यहाँ पे, मान लो कि एक कंपनी है ए लिमिटेड, है ना, दूसरा कंपनी बी लिमिटेड। अब ए लिमिटेड का बी लिमिटेड में कोई भी परसेंटेज नहीं है होल्डिंग का, ठीक है, ए लिमिटेड के पास बी लिमिटेड का कोई भी शेयर्स नहीं है, कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं है। ए लिमिटेड डायरेक्टली क्या कर रहा है, बी लिमिटेड को एक्वायर कर रहा है, इसके बिजनेस को परचेज कर रहा है। एक तो ये मोड हो सकता है, सुनना मेरी बात ध्यान से, ये फर्स्ट मोड कंट्रोल एक्वायर करने, पहले से कुछ लफड़ा नहीं था, पहले से कोई भी इंटर कंपनी होल्डिंग्स नहीं था, क्या कर रहे हैं अपन, सामने वाली कंपनी के बिजनेस को एक्वायर कर रहे हैं, सामने वाली कंपनी के बिजनेस को एक्वायर कर रहे हैं। दूसरा, सामने वाली कंपनी के साथ जाकर के मर्ज हो रहे हैं, ये सेकंड मोड, लिख लेना इसको एग्जाम्पल, ठीक है। एंड तीसरा हो सकता है ए लिमिटेड और इस सामने वाली कंपनी बी लिमिटेड। तो भाई ए का बी में ऑलरेडी ना 15% स्टेक था पहले से, ठीक है, ए का बी में ऑलरेडी कितना स्टेक था, 15% स्टेक था। अब ए क्या कर रहा है, रिमेनिंग स्टेक भी खरीद रहा है, ठीक है, रिमेनिंग स्टेक परचेज कर रहा है। अभी क्या कर रहा है, बी में रिमेनिंग स्टेक भी परचेज कर रहा है। तो ये तीन मोड अवेलेबल, तीन मोड है जिसके थ्रू एक कंपनी क्या कर सकता है, दूसरे कंपनी पे कंट्रोल एक्सरसाइज कर सकता है। बोला एक कंपनी अगर दूसरे कंपनी पे कंट्रोल एक्सरसाइज कर रहा है, ठीक है, एक कंपनी अगर दूसरी कंपनी पे कंट्रोल एक्सरसाइज कर रहा है, या दोनों कंपनी साथ में मिलकर के बिजनेस कर रहे हैं, दे ऑल विल फॉर्म कॉम्बिनेशन, दे ऑल कैन फॉर्म कॉम्बिनेशन इन केस इफ देयर कंबाइंड एसेट्स, मतलब मान लो कि ए लिमिटेड ने बी का बिजनेस एक्वायर किया ना, 100% बिजनेस एक्वायर कर लिया। अब ए और बी के दोनों के एसेट्स को अगर कंबाइन कर दें या दोनों के टर्नओवर को कंबाइन कर दें, इट इज एक्सीडिंग द थ्रेशोल्ड लिमिट एज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 5। ए अलग था, बी अलग था, दोनों ने बिजनेस को मर्ज कर लिया, बिजनेस को मर्ज करने की वजह से देयर कंबाइंड एसेट्स और कंबाइंड टर्नओवर इज एक्सीडिंग अ प्रिस्क्राइब्ड थ्रेशोल्ड लिमिट। तीसरे में भाई पहले 15% स्टेक था, अभी 100% स्टेक हो गया, 85% स्टेक और खरीदा, तो 85% स्टेक खरीदने के बाद बी लिमिटेड के भी 100% एसेट्स को अपन काउंट करेंगे हमारे एसेट्स में, एंड बी लिमिटेड के भी 100% टर्नओवर को अपन इंक्लूड करेंगे हमारे टर्नओवर में। तो दोनों का कंबाइंड एसेट्स एंड दोनों का कंबाइंड टर्नओवर इज एक्सीडिंग द थ्रेशोल्ड लिमिट, इज एक्सीडिंग द थ्रेशोल्ड लिमिट एज स्पेसिफाइड अंडर दिस एक्ट। इज इट क्लियर? ठीक है सर, यहां तक तो ये तीन मोड हो सकते हैं, ठीक है सर। अब आ जाओगे नेक्स्ट पार्ट पे, काइंड्स ऑफ कॉम्बिनेशन। तो ये बहुत सिंपल है, सबसे पहले आपको गिवन है हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन। तो हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन एज द नेम सजेस्ट, टू कंपनीज विच आर इन द सेम लाइन ऑफ बिजनेस, ठीक है, टू कंपनीज विच आर इन द सेम लाइन ऑफ बिजनेस, विच आर इन द सेम इंडस्ट्री, ठीक है, may get merged और amalgamated with each other, ठीक है। तो ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन। नॉर्मली
कंपनी हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन के लिए जाता है इन ऑर्डर टू एलिमिनेट कंपटीशन, ठीक है। नॉर्मली 2 or more companies goes for horizontal combination so that they can eliminate क्या चीज, कंपटीशन इन द मार्केट, ठीक है। दे कैन एलिमिनेट कंपटीशन इन द मार्केट। चलो आगे देखोगे, लिखा है horizontal combinations involve the joining together of 2 or more enterprises engaged in the producing of same goods or rendering the same services. They may be termed as competitor to each other, and they result in reduction in number of competing firm in an industry and may create a dominant enterprises. Example, Airtel and Reliance Jio. If they get merged, that would be an example. That will be a classic example of horizontal combination. Vertical combination. Vertical combination involves the joining together of 2 or more enterprises where one item is an actual or potential supplier of the goods or services to the other. They involves enterprises operating at different level of the production chain. मतलब मान लो कि भाई एक कंपनी क्या कर रहा है, कार का बॉडी बना रहा है, एक कंपनी कार का इंजन बना रहा है, और एक कंपनी ना टायर्स बना रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अपन ऐसा बोल सकते हैं ना कि इन तीनों का जो है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। अपन बोल सकते हैं कि इन तीनों कंपनीज का जो बिजनेस है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अगर ये तीनों कंपनी मर्ज, ठीक है, ये तीनों कंपनी मर्ज हो जाए, दैट विल बी अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ वर्टिकल कॉम्बिनेशंस। मतलब वर्टिकल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जो बिजनेस इंडस्ट्री है, जो इंडस्ट्री है वो सेम है, बिजनेस अलग है लोगों का, लेकिन जो इंडस्ट्री है वो सेम है, एंड दे आर प्रोड्यूसिंग और दे आर मैन्युफैक्चरिंग or they are rendering these services, or they are manufacturing the goods relating to same industry, and they form part of the same production chain. सबसे बड़ी एग्जांपल मैंने दिया, कार बॉडी बना रही है कंपनी, एक कंपनी कार इंजन बना रही है, इन दोनों का मान लो अमालगमेशन हो गया, वर्टिकल अमालगमेशन है, या इन दोनों ने मिलकर के अमालगमेशन किया, तो दैट कैन बी अ केस ऑफ वर्टिकल कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन भी होता तो अमालगमेशन ही है, कॉम्बिनेशन भी होता तो मर्जर ही है, इन तीनों कंपनीज ने बिजनेस मर्ज कर लिया, वर्टिकल कॉम्बिनेशन। इज इट क्लियर? तो देखो वर्टिकल कॉम्बिनेशन के पीछे जो रीजन हो सकता है, जैसे हॉरिजॉन्टल में था टू एलिमिनेट कंपटीशन, यहाँ पे एक ही जो मुझे सबसे बेस्ट रीजन दिखता है वो है कॉस्ट रिडक्शन, ठीक है। उसके बाद है कॉन्ग्लोमरेट। कॉन्ग्लोमरेट कॉम्बिनेशन का मतलब टू कंपनीज विच आर इन इंटायरली डिफरेंट लाइन ऑफ बिजनेस, two companies which are entirely in different line of business getting merged or amalgamated with each other। और कॉन्ग्लोमरेट मर्जर के बीच में या कॉन्ग्लोमरेट कॉम्बिनेशन के पीछे जो मेन रीजन हो सकता है, दैट कुड बी डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बिजनेस। भाई मैं एक बिजनेस तो बहुत, एक इंडस्ट्री में तो बहुत अच्छा कर ही रहा हूँ, अब मैं अपने बिजनेस को ना डाइवर्सिफाई कर सकता हूँ, तो आई हैव एन ऑप्शन कि वो पर्टिकुलर नए इंडस्ट्री में जाऊं तो किसी एग्जिस्टिंग एंटरप्राइज के साथ क्या कर लूँ, मर्जर कर लूँ या अमलगमेशन कर लूँ। देन डोमेस्टिक कॉम्बिनेशन। डोमेस्टिक कॉम्बिनेशन में जो पार्टिसिपेटिंग एंटिटीज होगा दैट विल बी लोकेटेड इन इंडिया, दोज पार्टिसिपेटिंग एंटिटीज विल बी लोकेटेड इन इंडिया। फिर एक क्रॉस बॉर्डर कॉम्बिनेशन। क्रॉस बॉर्डर कॉम्बिनेशन में क्या होगा, वन ऑफ द पार्टिसिपेटिंग एंटिटी विल बी लोकेटेड इन इंडिया एंड द अदर वन विल बी आउटसाइड इंडिया। इज इट क्लियर? चलो अब आ जाओगे सीधे कॉम्बिनेशन के मीनिंग पे। देखो क्या बोला, सेक्शन नंबर 5 provides the financial threshold and all the combinations exceeding these financial thresholds are required। बोला ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन जिनका कंबाइंड लिमिट ये थ्रेशोल्ड फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड लिमिट्स को एक्सीड करता है या यहां तक पहुंचता है, तो लोगों को मैंडेटरी बेसिस पे अप्रूवल लेना पड़ेगा, किससे? फ्रॉम द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो देखोगे तुमको यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, इस टेबल को समझना पड़ेगा। देखो लिखा है थ्रेशोल्ड, यहाँ पे सेक्शन 5 इज एप्लीकेबल। सेक्शन 5 मतलब
कॉम्बिनेशन से रिलेटेड जो प्रोविजन है वो एप्लीकेबल होगा व्हेन द कंबाइंड एसेट्स का मतलब जो रिजल्टेंट एंटरप्राइज है या रिजल्टेंट जो कंपनी है, रिजल्टेंट जो एंटिटी है, उसका एसेट्स, कंबाइंड एसेट्स ऑफ द पार्टीज और ग्रुप टू विच द एंटिटी वुड बिलोंग आफ्टर द एक्विजिशन। अच्छा, जब ये कॉम्बिनेशन का जब तुम डेफिनेशन पढ़ते हो ना, तो यहाँ पे दो चीजें पढ़ते हो। देखो यहाँ पे बोला कि जो एंटिटीज हैं, कंबाइनिंग एंटिटीज हैं, वो दो टाइप से ऑपरेट कर सकती है। दे मे ऑपरेट आइदर एट एंटरप्राइज लेवल और दे मे ऑपरेट आइदर एट ग्रुप लेवल। ठीक है, एंटरप्राइज लेवल एंड ग्रुप लेवल। अब एंटरप्राइज लेवल का एग्जांपल दूं भाई, दो कंपनीज हैं, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड। ठीक है, ये दोनों कंपनीज का ना सिंगल लाइन ऑफ बिजनेस है। ए लिमिटेड का एक ही बिजनेस, बी लिमिटेड का एक ही बिजनेस, सिंगल लाइन ऑफ बिजनेस, दे आर डीलिंग इन सिंगल लाइन ऑफ बिजनेस, एंटरप्राइज लेवल। तो ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड का क्या हो रहा है? मर्जर या अमालगमेशन, या एक कंपनी क्या कर रही है दूसरी कंपनी के बिजनेस को एक्वायर कर, एक्विजिशन ऑफ बिजनेस। ठीक है, सिंगल लाइन ऑफ बिजनेस, एंटरप्राइज लेवल। ग्रुप लेवल में क्या होता है? ग्रुप कंपनीज होती हैं। ग्रुप कंपनीज मतलब एनी कंपनीज विच आर डीलिंग इन मल्टीपल लाइन ऑफ बिजनेस। फॉर एग्जांपल रिलायंस एंड टाटा, फॉर एग्जांपल आदित्य बिरला ग्रुप। ये समझना बहुत जरूरी है पहले, आदित्य बिरला ग्रुप। अब मान लो कि ऐसा भी हो सकता है कि दो ग्रुप कंपनीज का मर्जर हो रहा है, तो मान लो कि रिलायंस इज एक्वायरिंग द बिजनेस ऑफ टाटा, तो भी वो ग्रुप लेवल में फॉल करेगा। रिलायंस इज एक्वायरिंग द बिजनेस ऑफ टाटा, तो भी वो ग्रुप लेवल में फॉल करेगा। या ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि रिलायंस is acquiring the business of one of the business unit of Tata। ठीक है, रिलायंस इज एक्वायरिंग वन ऑफ द बिजनेस यूनिट ऑफ टाटा। तो भाई ये दोनों केसेस में जो ग्रुप लेवल वाला जो प्रोविजन है वो एप्लीकेबल होगा। पहले आप इसको ना नोट कर लेना कॉम्बिनेशन का डेफिनेशन पढ़ने से पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तुम ना इसको नोट कर लो। तो मुझे एक बात बताओ भाई, बाय यूजिंग जस्ट बाय यूजिंग अ कॉमन सेंस, टर्नओवर लिमिट या एसेट साइज यहाँ पे ज्यादा होगा या इस केस में ज्यादा होगा? ग्रुप लेवल में ज्यादा एसेट साइज होगा, टर्नओवर साइज होगा, या इंडिविजुअल लेवल पे ज्यादा एसेट साइज या टर्नओवर साइज होगा? तो नॉर्मल सी बात है, सो ग्रुप लेवल कंपनीज का एसेट्स या टर्नओवर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू कंपनीज विच आर ऑपरेटिंग, एज कंपेयर टू कंपनीज विच आर ऑपरेटिंग ओनली एट एंटरप्राइज लेवल। ठीक है, पहले ना इसको एक बार कॉपी करो प्लीज, पहले आप इसको एक बार कॉपी करिए। ठीक है सर, हो गया कॉपी? चलो अब देखोगे डेफिनेशन, सेक्शन 5 क्या बात कर रहा है, तो देखना क्या यहाँ पे। ठीक है सर, देखो एंटरप्राइज लेवल पे थ्रेशोल्ड फॉर फाइलिंग द नोटिस, मतलब सीसीआई को नोटिस तभी देना है जब आप ये थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस करते हो। सीसीआई को नोटिस तभी देना है जब आप ये थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस करते हो। देखना पहला एंटरप्राइज लेवल, एंटरप्राइज लेवल अभी मैंने बताया कि भाई बोथ द कंपनीज आर इन द सिंगल लाइन ऑफ बिजनेस, बोथ द कंपनीज आर इन द सिंगल लाइन ऑफ बिजनेस। कंपनीज का मर्जर हो रहा है या अमालगमेशन हो रहा है या एक्विजिशन ऑफ एसेट्स हो रहा है, and as the result of such merger, amalgamation or acquisition of assets, their total asset, combined asset is more than 2000 crore, or their combined turnover is more than 6000 crore, तो नोटिस देना पड़ेगा किसको? सीसीआई को। कितने दिनों में बताऊंगा, ठीक है 30 दिन है वैसे। ठीक है, कितने दिनों में? 30 दिन में। कहां से 30 दिन? जिस दिन बोर्ड ने डिसाइड किया था। ठीक है, बताऊंगा, अभी रुक जाओ, वो 30 दिन वाला चीज अभी कंसिडर मत करो, अभी सिर्फ डेफिनेशन पे फोकस करो। 2000 करोड़
6,000 करोड़, एसेट 2,000, टर्नओवर 6,000। दो कंपनीज जो ऑपरेट कर रही थी इंटरप्राइज लेवल पे। इंटरप्राइज लेवल पे मतलब सिंगल लाइन बिजनेस, सिंगल लाइन ऑफ बिजनेस में। दूसरा वर्ल्ड वाइड विथ इंडिया लैग। अब तुम समझो, यहाँ पे बोला कि इन इंडिया है और यहाँ पे वर्ल्ड वाइड है। तो पहले केस में दोनों पार्टिसिपेटिंग कंपनीज हैं, जो दोनों पार्टिसिपेटिंग कंपनीज है ना, दे बोथ आर लोकेटेड इन इंडिया। दूसरे केस में क्या है, वन ऑफ द पार्टिसिपेटिंग कंपनी इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, वन ऑफ द पार्टिसिपेटिंग कंपनी इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। तो इन केस इफ वन ऑफ द पार्टिसिपेटिंग कंपनी इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, तो भाई यहाँ पे हम लोग रुपीज में कैलकुलेशन ना करके किस में करेंगे, डॉलर्स में करेंगे। ठीक है, कितना हो रहा है यहाँ पे एसेट्स साइज 1 बिलियन यूएस डॉलर, जिसमें से सुनना 1 बिलियन यूएस डॉलर। अब सेकंड वाले केस में जो दोनों एंटिटीज है उसमें एक इंडियन एंटिटी और एक आउटसाइड इंडिया लोकेटेड है, एक इंडिया में लोकेटेड है, एक आउटसाइड इंडिया में लोकेटेड। दोनों के एसेट्स को कंबाइन किया, कितना आ रहा है 1 बिलियन यूएस डॉलर, जिसमें से इंडिया में लोकेटेड होना चाहिए 1,000 करोड़। ठीक है, दो एंटिटी, एक इंडिया में एक आउटसाइड इंडिया, मर्जर हो रहा है, अमलगमेशन हो रहा है, एक्विजिशन ऑफ बिजनेस हो रहा है। एज अ रिजल्ट ऑफ सच मर्जर, अमलगमेशन और एक्विजिशन ऑफ बिजनेस, उनका जो टोटल एसेट साइज है वो कितना हो रहा है 1 बिलियन यूएस डॉलर। आउट ऑफ विच 1,000 करोड़ के जो एसेट्स है वो इंडिया में लोकेटेड होने चाहिए। उनका टर्नओवर कितना जा रहा है 3 बिलियन यूएस डॉलर, आउट ऑफ विच इंडिया से कितना टर्नओवर निकलना चाहिए 3,000 करोड़। इंडियन मार्केट से कितना टर्नओवर निकलना चाहिए 3,000 करोड़। तो 1 बिलियन यूएस डॉलर, 3 बिलियन यूएस डॉलर, आउट ऑफ विच इंडिया से कितना 1,000 करोड़ का एसेट्स एंड 3,000 करोड़ का टर्नओवर। कौन सी कंपनीज की बात कर रहे हैं, कंपनीज विच आर ऑपरेटिंग एट एंटरप्राइज लेवल। एंटरप्राइज लेवल मतलब विच आर इन सिंगल लाइन ऑफ बिजनेस। ठीक है सर। दूसरा ग्रुप लेवल। ग्रुप लेवल के लिए अगर दोनों ग्रुप कंपनीज इंडिया में लोकेटेड है, ग्रुप कंपनीज का मतलब क्या बताया सर आपने, तो मैंने आपको बोला कि विच आर डीलिंग इन मल्टीपल लाइन ऑफ बिजनेस। ठीक है, ग्रुप लेवल पे दोनों कंपनीज कहाँ लोकेटेड है, इंडिया में लोकेटेड है। एसेट्स कितना 8,000 करोड़, टर्नओवर कितना 24,000 करोड़। दो ग्रुप कंपनी, एक इंडिया में एक आउटसाइड इंडिया, एक इंडिया का एक आउटसाइड इंडिया, वर्ल्ड वाइड विथ इंडियन लैंड। जैसा भी मैं तुम बोलो ना, यहाँ पे वो फॉल कर जाएगा वोडाफोन आइडिया। ठीक है, वोडाफोन बाहर, आइडिया ग्रुप कंपनी है, आदित्य बिरला ग्रुप को बिलोंग करता है ना, इंडियन कंपनी है, तो वो इस कैटेगरी में फॉल कर सकता है। टोटल एसेट्स कितना 4 बिलियन यूएस डॉलर, जिसमें से इंडिया में कितना 1,000 करोड़। टोटल टर्नओवर कितना 12 बिलियन यूएस डॉलर, जिसमें से इंडिया में कितना 3,000 करोड़। टोटल टर्नओवर होना चाहिए बिजनेस का, कंबाइंड बिजनेस टर्नओवर है 12 बिलियन यूएस डॉलर, जिसमें से इंडियन मार्केट से टर्नओवर कितना होना चाहिए 3,000 करोड़। इज इट क्लियर। अब एक चीज ध्यान रखना, कॉम्बिनेशन एक्ट में कॉम्बिनेशन बनाने पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सुनना मेरी बात ध्यान से, कॉम्पिटिशन एक्ट में कॉम्बिनेशन बनाने पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है। रिस्ट्रिक्शन किस पे, इफ सच कॉम्बिनेशन क्रिएट्स एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन द लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन और नॉट। तो क्वेश्चन अराइजेस, हु विल डिटरमाइन that whether a particular combination is creating appreciable adverse effect on the level of competition or not. So that will be determined by CCI. And while determining the same, CCI considers certain factors. While determining the same, CCI considers certain factors, and after evaluating those factors, after making evaluation on the basis of those factors, CCI finally concludes that whether this particular combination, yeah, whether the proposed combination will create appreciable adverse effect in the relevant market of India or not. If yes, CCI will prevent such combination to take place. If no, CCI may allow such combinations to take place. अब वो फैक्टर्स क्या क्या हो सकता है, तो भाई CCI चेक करेगा ये कॉम्बिनेशन के बनने की वजह से क्या कोई एग्जिस्टिंग प्लेयर मार्केट से बाहर जा रहा है, ये कॉम्बिनेशन के बनने की वजह से क्या कोई नए एंट्रेंट्स को मार्केट में एंट्री करना डिफिकल्ट हो रहा है, क्या ये कॉम्बिनेशन की वजह से जो लेवल ऑफ डेवलपमेंट होना चाहिए प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में वो रुक रहा है, क्या ये कॉम्बिनेशन फॉर्म होने की वजह से जो लेवल ऑफ कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन होना चाहिए था उसमें कोई भी कमी आ रहा है, अक्रूवल ऑफ कंज्यूमर बेनिफिट्स हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स है जो CCI जिनके बेसिस पे एवेल्युएशन कर सकता है दैट वेदर द प्रपोज्ड कॉम्बिनेशन
is creating any appreciable adverse effect on the level of competition in the relevant market of India or not. और अगर कंक्लूजन निकलता है हाँ, अगर कंक्लूजन निकलता है हाँ, तो सीसीआई क्या करेगा? सीसीआई ऐसे कॉम्बिनेशंस को रेगुलेट करेगा, ठीक है, सीसीआई अप्रूवल नहीं देगा, ठीक है, सीसीआई अप्रूवल नहीं देगा। और अगर आंसर निकलता है ना, तो ये हाँ या ना किसके ओपिनियन में होना चाहिए? इन द ओपिनियन ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? आगे देखोगे डी मिनिमस एग्जम्पशन। भाई एक नोटिफिकेशन आया था, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज ग्रांटेड एग्जम्पशन टू एक्विजिशन ऑफ स्मॉल टारगेट्स which is known as de minimis exemption, combinations where the assets or turnover is below the specified threshold limit need not to be notified to the commission for its approval. According to the notification, all forms of combinations involving assets of not more than 350 crore in India or turnover of not more than 1000 crore in India are exempted from section 5 of the act for a period of 5 years. Following tables gives an overview for the threshold of the threshold for availing the de minimis exemption. पढ़ लिया था, नहीं समझ में आया? चलो एक बार फिर से, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज ग्रांटेड एग्जम्पशन टू एक्विजिशन ऑफ स्मॉल टारगेट्स। मतलब अगर कोई बड़ा कंपनी, सुनना, अगर कोई बड़ा कंपनी किसी छोटे कंपनी को अक्वायर कर रहा है, छोटे कंपनी का मतलब यहाँ पे क्या है? तो छोटे कंपनी का मतलब है ऐसा कंपनी जिनका टोटल एसेट्स 350 करोड़ से कम है या जिनका टोटल टर्नओवर 1000 करोड़ से कम है। फिर से एक बार सुनना मेरी बात, अगर कोई बड़ा कंपनी, अगर कोई बड़ा मछली किसी छोटे मछली को खा रहा है, किसी छोटे मछली को अक्वायर कर रहा है, और अगर उस छोटे मछली का टोटल एसेट्स कितना है? 350 करोड़ से कम, टर्नओवर कितना है? 1000 करोड़ से कम, तो उस केस में इवन दो देयर कंबाइंड एसेट्स और कंबाइंड टर्नओवर इज एक्सीडिंग द थ्रेशोल्ड लिमिट, इट वोंट बी कंसीडर्ड एज कॉम्बिनेशन and notice to CCI is not required to be given। नहीं समझ में आया तो मेरी बात सुन लो। देखो मान लो कि दो कंपनीज थी, ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड, ठीक है, दो कंपनीज है, ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड। ए लिमिटेड का जो टर्नओवर है वो है 2500 करोड़, बी लिमिटेड का जो टर्नओवर था वो था 1500 करोड़, ठीक है। ए लिमिटेड का जो टोटल एसेट्स था वो था 1000 करोड़ एंड बी लिमिटेड का जो टोटल एसेट्स था वो था 1100 करोड़, ठीक है। इन दोनों ने मर्जर कर लिया, तो मर्जर करने के बाद जो टर्नओवर है वो कितना हो जाएगा? 4000 करोड़, और जो टोटल एसेट्स है वो कितना हो जाएगा? 2100 करोड़। अपन लोगों ने पढ़ा था एंटरप्राइज लेवल पे दोनों कंपनीज डील कर रही हैं, मतलब सिंगल लाइन ऑफ बिजनेस में डील कर रही है। अपन ने पढ़ा कि सिंगल लाइन ऑफ बिजनेस में अगर कंपनी डील कर रही है तो टोटल एसेट्स कितना? 2000, टोटल टर्नओवर कितना? 6000। तो भाई एसेट 2000 करोड़ से ऊपर जा रहा है ना, एसेट्स 2000 करोड़ से ऊपर जा रहा है, तो ए एंड बी दोनों को क्या करना पड़ेगा? सीसीआई से अप्रूवल लेना पड़ेगा बिफोर अंडरटेकिंग सच अरेंजमेंट रिलेटिंग टू मर्जर, ठीक है। अब दूसरा केस देखो, XYZ लिमिटेड, अब एक कंपनी जिसका टोटल टर्नओवर है 10,000 करोड़, ठीक है, बड़ा कंपनी है, टोटल टर्नओवर कितना? 10,000 करोड़, एंड कंपनी का टोटल जो एसेट्स है वो है 25,000 करोड़, वो क्या है? 25,000 करोड़। अब ये कंपनी क्या कर रहा है? एक स्टार्टअप को अक्वायर कर रहा है, एक छोटा कंपनी है ABC लिमिटेड, ठीक है, और ABC लिमिटेड का टोटल टर्नओवर है 50 करोड़ ओनली एंड टोटल एसेट्स है 150 करोड़ ओनली। सोच के देखना आराम से, ABC लिमिटेड छोटी मछली, टोटल टर्नओवर अभी सिर्फ 50 करोड़, टोटल एसेट्स कितना? चलो टोटल टर्नओवर ना 500 करोड़ कर लेते हैं, ऐसा कैसे होता है? एसेट 150 का, टर्नओवर 85 है, टोटल टर्नओवर 500 करोड़ है एंड टोटल एसेट्स 150 करोड़ है। तो भाई जब इन दोनों कंपनीज का मर्जर होगा तो टोटल टर्नओवर 10,150 करोड़ हो जाएगा, टोटल एसेट्स 25,150 करोड़ हो जाएगा, तो इट इज एक्सीडिंग द थ्रेशोल्ड लिमिट,
एज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन नंबर 5, यही तो पढ़े अपन। अब यहां बोला गया कि भाई किसी ऐसे छुटके मुटके कंपनीज को तुम अक्वायर कर रहे हो जिस कंपनी का टोटल एसेट्स 350 करोड़ से कम है, या उसका टोटल टर्नओवर 1000 करोड़ से कम है। तो अगर किसी छुटके मुटके कंपनी को तुम अक्वायर कर रहे हो और उसको अक्वायर करने के वजह से, उसको अक्वायर करने के बाद अगर तुम्हारा टोटल एसेट्स या टोटल टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट को एक्सीड कर रहा है, तो इन दैट केस you will not fall under section number 5 and you won't be required to give the notice to CCI for seeking their approval. Is it clear? I think now it is clear. ठीक है, प्लीज इसको कॉपी कर लीजिए, कॉपी दिस पर्टिकुलर पार्ट। हुआ? इसको प्लीज कॉपी कर लेना है, दोनों एग्जांपल्स कॉपी करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चल दूं आगे, चलिए। तो एग्जामिशन अभी एप्लीकेबल है क्योंकि नोटिफिकेशन कब आया था, तो नोटिफिकेशन आया था 2017 में, 5 साल के लिए ये एग्जामिशन था, तो अभी 2022 नहीं आया है, अभी ये एप्लीकेबल है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए, नोटिफिकेशन नंबर SO988E डेटेड 27 March 2017। एक और नोटिफिकेशन क्या बोल रहे, इट हैज गिवन अ रिलैक्सेशन टू द कॉम्बिनेशन वेयर अ पोर्शन ऑफ एन एंटरप्राइज or a division of business is being acquired or taking control or merged or amalgamated with the another enterprise। मतलब when only a part of the business unit, सुनना मेरी बात ध्यान से, when only a part of the business unit is getting merged with the another company, when only a part of the business unit is getting merged with the another company, then in such cases also, then in such cases also section number 5 will not be applicable। कंपनी है ए लिमिटेड जिसके 4 बिजनेसेस है, अब एक बिजनेस में उसको लगातार लॉस हो रहा है, तो वो ना वो जिस बिजनेस यूनिट में उसको लॉस हो रहा है ना, उसको सेल कर रहा है, सेल ऑफ कर रहा है, उसको डीमर्ज कर रहा है, डीमर्जर बाय सेल ऑफ कर रहा है, तो यूनिट डी को सेल कर रहा है, तो यूनिट डी जाकर के मर्ज हुआ XYZ लिमिटेड में। XYZ बड़ा कंपनी था, थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर गया वो मर्जर, क्या रेगुलेशन नंबर क्या सेक्शन नंबर 5 यहाँ पे एप्लीकेबल होगा? आंसर इज नो। फिर से, when the part of a business undertaking, ध्यान से सुनना, when the part of a business undertaking is getting merged or amalgamated with the other company, then in that case also section number 5 will not be applicable। फिर बोला यहाँ पे कि जो तुम टोटल एसेट्स और जो टोटल टर्नओवर लोगे ना दोनों कंपनीज का, वो तुम लोगे ऑन द बेसिस ऑफ द लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी अवेलेबल। ठीक है, ये जो टोटल एसेट्स का कैलकुलेशन कर रहे हो, टोटल टर्नओवर का कैलकुलेशन कर रहे हो, इट विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी। इज इट क्लियर? चलिए डन, आगे ध्यान देना, नेक्स्ट पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये था कॉम्बिनेशन का मीनिंग, हमने बहुत अच्छे से एनालिसिस किया है, एंड आई होप कि आप सभी लोगों को ये चीजें बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक है, along with the notification that we have discussed। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन नंबर 6, रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशंस। क्या बोला? सेक्शन 6 ऑफ द कॉम्पिटिशन एक्ट प्रोहिबिट्स एनी पर्सन or enterprise from entering into a combination which causes or is likely to cause an appreciable adverse effect on competition within the relevant market of India. If such combination is formed, it shall be void। मतलब combination prohibited तभी है when it is creating appreciable adverse effect in the relevant market of India। तो कोई बोले तुमको कि क्या in general combination can be formed? Answer is yes, until and unless it is creating appreciable adverse effect in the relevant market of India। And who will decide this? CCI will decide this। लिखा है? No person or enterprise shall enter into a combination which causes or is likely to cause an appreciable adverse effect on competition within the relevant market in India, and such a combination shall be void, subject to the provision contained in subsection 1
जो ऊपर पढ़ा अभी आपने, एनी पर्सन और एंटरप्राइज हु और विच प्रपोजेस टू एंटर इनटू अ कॉम्बिनेशन shall give notice to the commission in the form as may be prescribed, and the fees which may be determined by regulations, disclosing the details of the proposed combination within 30 days of the approval of the proposal relating to merger or amalgamation referred to in clause C of section 5 by the board of directors of the enterprise concerned with such merger or amalgamation as the case may be, or execution of any agreement or other documents for acquisition referred to in clause A of section 5 or acquiring control referred to in clause B of that section. संस्कृत जैसा लग रहा होगा, एक बार मेरे साथ बस रीड कर लो, मैं सब चीजें डिस्कस करूंगा. No combination shall come into effect until 210 days have been passed from the day on which notice has been given to the commission under subsection 2, or the commission has passed order under section 31, whichever is earlier. No combination shall come into effect until 210 days have been passed from the day on which notice has been given to the commission under subsection 2 and the commission has passed order under section 31, whichever is earlier. The commission shall, after receipt of the notice under subsection 2, deal with such notice in accordance with the provisions contained in section 29, 30 and 31. The provision of this section shall not apply to a share subscription or financing facility or any acquisition by a public financial institution, foreign institutional investors, bank or venture capital funds pursuant to any covenant of loan agreement or investment agreement. नहीं आएगा, बस पढ़ लो एक बार. The public financial institution, foreign institutional investors, banks or venture capital fund referred to in subsection 4 shall within 7 days from the date of such acquisition file in the form as may be specified by regulations with the commission the details of the acquisition, including the detail of control, the circumstances for exercise of such control, and the consequences of default arising out of loan agreement or investment agreement as the case may be. ठीक है, अब इतना सब एक बार मैं पहले तुम्हारे साथ डिस्कस कर लेता हूँ, फिर ध्यान देना. ठीक है, पहले एक बार मैं आप लोगों के साथ ये चीजें डिस्कस कर लेता हूँ. देखिए क्या बोला यहाँ पे, इफ एनी पर्सन, ठीक है, और enterprise is proposing to enter into a transaction, which is likely to form combination. ठीक है, which is likely to form combination. If any person or enterprise is proposing to enter into a transaction which is likely to form a combination. तो भाई मान लो कि दो एंटिटीज है, ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड. ठीक है, अब ए लिमिटेड चाहता है बी लिमिटेड के बिजनेस को अक्वायर करना. तो ए लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रिजोल्यूशन पास किया. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने दे हैव पास्ड रिजोल्यूशन फॉर अक्वायरिंग द बिजनेस ऑफ बी लिमिटेड. ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ए लिमिटेड हैव पास्ड रिजोल्यूशन फॉर अक्वायरिंग द बिजनेस ऑफ बी लिमिटेड. तो बोला जिस दिन ये रिजोल्यूशन पास किया वहां से विद इन 30 डेज नोटिस इज टू बी गिवन to CCI. Notice is to be given to the CCI for getting the approval of CCI. और जिस दिन नोटिस दिया CCI को, CCI रिवर्ट करेगा तुमको विद इन 210 डेज. ठीक है, CCI तुमको रिवर्ट करेगा विद इन 210 डेज. 210 डेज से पहले भी कर सकता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम लिमिट कितना है, 210 दिन. तो ये 210 दिन तक तुम वो ट्रांजेक्शन में आगे नहीं बढ़ सकते.
इसको अपन ना टेक्निकली कंपलसरी वेट पीरियड भी बोलते हैं। ठीक है, सीसीआई विल गिव दी एसेंट और डिसेंट विद इन अ पीरियड ऑफ 210 days। बोला जिस दिन बोर्ड रेजोल्यूशन पास हुआ या जिस दिन आपने किसी एग्रीमेंट में एंटर किया, एंड परसुएंस टू दैट एग्रीमेंट आपका एंटिटी क्या कर रहा है दूसरे एंटिटी पे, इन परसुएंस टू दैट एग्रीमेंट योर एंटिटी इज गोइंग टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द अदर एंटिटी। योर एंटिटी इज गोइंग टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द अदर एंटिटी। मान लो कि ए लिमिटेड ने एग्रीमेंट किया बी लिमिटेड के साथ, ए लिमिटेड ने एग्रीमेंट किया बी लिमिटेड के साथ। कब? तो भाई एग्रीमेंट हुआ था 5 Feb 2022 को। ठीक है, जिसमें ए लिमिटेड ने एग्री किया था बी लिमिटेड का 80%, 80% तो बहुत ज़्यादा हो गया, सॉरी, 60% स्टेक खरीदने के लिए। तो भाई 60% स्टेक खरीदेगा तो कंट्रोल आ जाएगा ना। तो जिस दिन ये एग्रीमेंट किया 60% स्टेक खरीदने के लिए बी लिमिटेड, वहां से 30 दिन बोला, या तो बोर्ड रिजोल्यूशन जब पास, अगर बोर्ड रिजोल्यूशन पास किया तो जिस डेट को बोर्ड रिजोल्यूशन पास किया वहां से 30 दिन कैलकुलेट करो, या आपने किसी एग्रीमेंट में एंटर किया है एंड बाय वर्च्यू ऑफ दैट एग्रीमेंट यू आर गेटिंग द पावर टू अक्वायर द कंट्रोल ओवर द अदर कंपनी। तो जिस दिन एग्रीमेंट किया वहां से 30 दिन के अंदर किसको नोटिस दोगे? सीसीआई को नोटिस दोगे। ठीक है, फॉर गेटिंग द अप्रूवल ऑफ सीसीआई। सीसीआई रिवर्ट करेगा कितने दिनों में? 210 दिनों में, हाँ या ना। अब सीसीआई के पास तुम्हारा एप्लीकेशन आया, अपॉन द रिसिप्ट ऑफ योर एप्लीकेशन CCI may deal with the application in such form and manner as specified in section 29, 30 and 31. ठीक है, CCI will determine that whether the proposed combination is likely to cause any kind of appreciable adverse effect on the level of competition. If yes, CCI allow नहीं करेगा. If no, CCI will allow such combinations to take place. Is it clear, sir? 210 दिन के अंदर अगर सीसीआई ने रिप्लाई नहीं किया तो हाँ भी नहीं बोला ना भी नहीं बोला। सर 210 दिन के अंदर सीसीआई की तरफ से कोई भी कम्युनिकेशन नहीं है, तो भाई 210 दिन तक अगर सीसीआई की तरफ से कोई भी कम्युनिकेशन नहीं है तो इट विल बी प्रिज्यूम्ड कि सीसीआई ने हाँ बोल दिया। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अच्छा, फिर बोला कि ये जो नोटिस अपन दे रहे हैं सीसीआई को अंडर सेक्शन नंबर 6, ये नोटिस देने का जो प्रोविजन है ये एप्लीकेबल नहीं होगा बैंक्स के ऊपर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, वेंचर कैपिटल फंड्स के ऊपर, था ना ऐसा। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर ये नोटिस देने का जो रिक्वायरमेंट है ये एप्लीकेबल नहीं है अगर वो एक्विजिशन ऑफ बिजनेस कर रहे हैं इन परसुएंस टू एनी लोन एग्रीमेंट। मान लो कि समझना, एक एसबीआई बैंक है, इसने ए लिमिटेड को ना लोन दिया था 5,000 करोड़ का, और लोन एग्रीमेंट में साफ लिखा था कि भाई अगर लोन का रीपेमेंट नहीं हुआ तो SBI will take over the control. SBI will take the control over the management of A Limited. तो in pursuance to this loan agreement, SBI क्या कर रहा है? A Limited को acquire कर रहा है। तो क्या SBI को CCI से पूछना पड़ेगा? आंसर इज नो। आंसर इज नो। बात समझ में क्या? क्योंकि ये जो है यहाँ पे इंटेंशन नहीं है बिजनेस अक्वायर करने का, वो तो बिजनेस अक्वायर करना पड़ रहा है इन परसुएंस टू एनी लोन एग्रीमेंट। तो साफ ऐसा बोल लो कि अगर कोई एक्विजिशन ऑफ बिजनेस हो रहा है, ठीक है, मैं लिखता हूं यहाँ पे, इन केस इफ एनी acquisition of business is taking place in pursuance to any loan agreement, in case if any acquisition of business is being taking place in pursuance to any loan agreement, then in such cases notice
to CCI is not required to be given. Notice to CCI is not required to be given. Very important. Is it clear? ठीक है सर, आगे देखोगे, कॉपी कर लेना पहले इसको. डन. तो भाई अच्छी क्लास में अपन पढ़ेंगे यहाँ तक, ठीक है. इसके आगे की कहानी हम लोग डिस्कस करेंगे इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.